Hi everyone, welcome back to Study with Soumya. In the last video, we understood what a trademark is, its meaning, types, essential requirements, and who can apply for it. Today, in the second part, we are moving one step ahead from theory to practical process. In this part, we are starting with the most important topic procedure relating to trademark registration. This is the part where you will understand how a trademark actually gets registered, not just in books but in real life. We will go step by step like a journey from choosing a mark to filing the application to examination, publication, opposition, and finally to registration and certificate. By the end of this part, you should be able to clearly answer how does a trademark get registered in India. So keep your mind active. Imagine every step as if you are registering your own brand. And let's start the procedure of a trademark registration in simple, practical, and exam oriented way. The first topic is Section 18 Application for Registration. सेक्शन 18 बताता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप क्या है, दैट इज एप्लीकेशन। लॉ कहता है जो भी पर्सन खुद को किसी ट्रेडमार्क का ओनर मानता है, चाहे वो मार्क ऑलरेडी यूज़ कर रहा हो या फ्यूचर में यूज़ करने का प्लान हो, अगर वो उस मार्क को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रार के पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से आप मून लीफ नाम से एक हर्बल टी लॉन्च करना चाहते हो। अभी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया, पर नाम, लोगो एंड पैकेजिंग एवरीथिंग इज रेडी। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि लॉ प्रपोज टू बी यूज मार्क को भी अलाउ करता है। एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में होती है जिसमें आपको बताना होता है कौन सा मार्क है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है, कौन एप्लीकेंट है और मार्क कब से यूज हो रहा है या कब से यूज होगा। अब आते हैं सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 पे, दैट इज मल्टीपल क्लासेस। अगर आपका मार्क अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए यूज होगा तो आप एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लासेस चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका ब्रांड है ब्लू फॉक्स और उसके अंडर आप शूज़ बेचते हो, बैग्स बेचते हो और परफ्यूम्स भी। ये तीनों अलग अलग क्लासेस में आते हैं, बट आप एक ही फॉर्म में तीनों क्लासेस ऐड कर सकते हो, पर फीस आपको तीनों क्लासेस के हिसाब से देनी पड़ेगी। मतलब फॉर्म एक हो सकता है पर पेमेंट क्लासेस के नंबर के अकॉर्डिंग ही होती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 23 रोल ऑफ रजिस्ट्रार। सेक्शन 23 कहता है जब पूरी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो रजिस्ट्रार के लिए रजिस्ट्रेशन देना कंपलसरी होता है। प्रोसेस कंप्लीट तब माना जाता है जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए और या तो कोई ऑपोजिशन ना आए या फिर ऑपोजिशन आए बट वो रिजेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमने एक ग्लो नेस्ट नाम से कॉस्मेटिक्स के लिए अप्लाई किया। रजिस्ट्रार ने चेक करके एक्सेप्ट कर लिया, मार्क जर्नल में पब्लिश हो गया, किसी ने अपोज भी नहीं करा, तो रजिस्ट्रार को ग्लो नेस्ट रजिस्टर करना ही पड़ेगा। और मान लो किसी ने अपोज किया पर हियरिंग के बाद अथॉरिटी ने बोला कि ग्लो नेस्ट इज ओरिजिनल एंड नोबडी इज कॉपिंग इट, तो ऑपोजिशन डिसमिस हो जाएगा और फिर भी रजिस्ट्रार को मार्क रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रार के पास चॉइस नहीं होता। जब लॉ के सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएं तो रजिस्ट्रेशन देना उसकी ड्यूटी बन जाती है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। आज के टाइम में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट फुली डिजिटल हो चुका है। चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन, आखिर में हर एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही प्रोसेस होती है। अभी अराउंड 98% एप्लीकेशंस ऑनलाइन फाइल हो रही हैं। जो भी एप्लीकेशंस ऑफलाइन आती हैं उनको भी पहले डिजिटाइज किया जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है। मतलब फाइल हैंड टू हैंड में नहीं जाती, सिस्टम के अंदर ही मूव होती है। अब समझते हैं स्टेज वाइज प्रोसेस। सबसे पहला होता है प्री एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दो तरीके से फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन देते हो तो रजिस्ट्री उसको पहले स्कैन करके सिस्टम में डाल देती है। उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एप्लीकेशंस एक ही सिस्टम में मर्ज हो जाती हैं और आगे का प्रोसेस सेम होता है।
लेट्स से आप कोई वाइब वर्स नाम से क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, सिस्टम में सीधा एंट्री हो जाती है। आपका फ्रेंड ऑफलाइन फॉर्म देता है, रजिस्ट्री उसको स्कैन करके सिस्टम में डाल देती है। अब दोनों एप्लीकेशन सेम डिजिटल लाइन में ही चलेंगी। नेक्स्ट इज वियना कोडिफिकेशन। अगर आपके मार्क में सिर्फ वर्ड है जैसे स्नैपफ्यूड, तो वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए चला जाता है। पर अगर आपके मार्क में डिज़ाइन, लोगो, फेस, एनिमल, शेप या कोई भी फिगर है, तो पहले उसको वियना कोडिफिकेशन मिलता है। वियना कोडिफिकेशन का मतलब डिज़ाइन को एक स्पेशल इंटरनेशनल कोड दिया जाता है ताकि सिस्टम इजीली कंपेयर कर सके कि कहीं कोई सिमिलर डिज़ाइन पहले से तो नहीं है। जैसे अगर आपका लोगो एक लाइटनिंग बोल्ट जैसा है, तो उसको लाइटनिंग कैटेगरी का वियना कोड मिलेगा। सब एप्लीकेशंस डेट ऑफ फाइलिंग के ऑर्डर में ही प्रोसेस होती हैं। जो पहले फाइल करेगा उसका नंबर पहले आएगा। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि रजिस्ट्री चेक करेगी कि आपका मार्क लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। सिस्टम ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस को एग्जामिनर को दे देता है डेट के ऑर्डर में। एग्जामिनेशन दो लेवल पे होता है। फर्स्ट, एग्जामिनर रिपोर्ट बनाता है। सेकंड, एग्जामिनेशन कंट्रोलर उस रिपोर्ट को चेक करता है। अगर कंट्रोलर को रिपोर्ट ठीक लगती है, तो वही रिपोर्ट एप्लीकेंट को वापस भेज दी जाती है। अगर कंट्रोलर को लगता है कि कुछ गलत है, तो वो रिपोर्ट वापस एग्जामिनर के पास जाती है ताकि वो दोबारा चेक करे। इस स्टेज पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए या ऑब्जेक्शन आ जाए। अगर एक्सेप्ट होती है तो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश हो जाता है। अगर ऑब्जेक्शन आया तो एप्लीकेंट को एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि क्या प्रॉब्लम है। आपको 30 डेज के अंदर रिप्लाई देना होता है। अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो एप्लीकेशन अबैंडन्ड हो जाती है, मतलब खुद ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग। फर्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई। अगर आपने टाइम पे रिप्लाई दे दिया तो ऑथराइज्ड ऑफिसर उस रिप्लाई को चेक करता है। सिस्टम फिर से डेट के ऑर्डर में फाइल अलॉट करता है बेस्ड ऑन रिप्लाई की डेट। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऑफिसर मान जाए और मार्क एक्सेप्ट हो जाए, या फिर ऑब्जेक्शन क्लियर ना हो। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो मार्क जर्नल में पब्लिश हो जाता है, और अगर ऑब्जेक्शन क्लियर ना हो तो एप्लीकेंट को एक हियरिंग का चांस मिलता है। लॉ बोलता है जब भी किसी का इंटरेस्ट नेगेटिवली अफेक्ट होने वाला हो, उसको हियरिंग का एक चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज शो कॉज हियरिंग। अगर रिप्लाई से भी बात नहीं बनी तो शो कॉज हियरिंग होती है। सिस्टम ऑटोमेटिकली हियरिंग डेट देता है, हियरिंग ऑफिसर अलॉट करता है, नोटिस एप्लीकेंट या एजेंट को भेजता है। हियरिंग भी डेट के ऑर्डर में ही स्केड्यूल होती है। हियरिंग के बाद या तो मार्क एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज पोस्ट एडवर्टीजमेंट प्रोसेसिंग। जब मार्क एक्सेप्ट हो जाता है तो वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है। पब्लिकेशन के बाद 4 मंथ्स का टाइम होता है। इस पीरियड में कोई भी थर्ड पर्सन अपोज कर सकता है। अगर 4 मंथ्स में कोई अपोजिशन नहीं आया तो मार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। सर्टिफिकेट तब इशू होता है जब कोई अपोजिशन ना आया हो या एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन विड्रॉ ना करी हो। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। हर 10 साल बाद रिन्यू कर सकते हो और ये प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम्स हो सकता है। द लास्ट इज अपोजिशन। अगर कोई थर्ड पर्सन पब्लिकेशन के बाद अपोज कर देता है तो दोनों पार्टीज को हियरिंग का चांस मिलता है। अगर अपोजिशन डिसमिस हो जाता है तो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। अगर अपोजिशन अलाउ हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऑपोजिशन केसेस भी डेट के ऑर्डर में डिस्पोज होते हैं बेस्ड ऑन पार्टीज का कंप्लाइंस। रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। देन पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट। रजिस्ट्रेशन के बाद भी काम खत्म नहीं होता। आप अपना नेम, एड्रेस, सर्विस एड्रेस, असाइनमेंट, रजिस्टर्ड यूज़र सब चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म और फ़ी देनी होती है। अगर ऑफिसर को कोई डाउट हो तो वो आपसे कंप्लाइंस मांग सकता है। यूजुअली कंप्लाइंस के 30 डेज़ के अंदर रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है। अगर ओनरशिप चेंज होती है थ्रू असाइनमेंट या ट्रांसमिशन, तो रजिस्ट्री पहले ओल्ड ओनर को 1 मंथ का नोटिस देती है। 1 मंथ के बाद ही फाइनल चेंज होता है।
रिन्यूअल रिक्वेस्ट भी ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रोसेस होती हैं डेट के ऑर्डर में। तो आज के टाइम में ट्रेडमार्क का पूरा सिस्टम डिजिटल है, फास्ट है और डेट प्रायोरिटी पे काम करता है। So let's summarize the processing of trademark application. ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस आज मोस्टली ऑनलाइन फाइल होती हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशंस भी पहले डिजिटाइज होती हैं, फिर डिजिटल सिस्टम में नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह चलती है। प्री एग्जामिनेशन स्टेज में एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल होगी। लोगो या डिज़ाइन वाले मार्क्स को वियना कोडिफिकेशन मिलता है। सिर्फ वर्ड मार्क्स डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। प्रोसेसिंग डेट ऑफ फाइलिंग के ऑर्डर में होती है। एग्जामिनेशन सब स्टेज पे एग्जामिनर रिपोर्ट बनाता है। कंट्रोलर उस रिपोर्ट को अप्रूव करता है। या तो मार्क एक्सेप्ट होता है या ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन का रिप्लाई 30 डेज में देना होता है, वरना एप्लीकेशन अबैंडन हो जाती है। पोस्ट एग्जामिनेशन स्टेज पे रिप्लाई कंसिडर होता है। अगर ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए तो मार्क पब्लिश होता है, क्लियर ना हो तो हियरिंग मिलती है। एडवर्टीजमेंट स्टेज पे मार्क ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है। 4 मंथ्स का ऑपोजिशन पीरियड होता है। कोई अपोज ना करे तो मार्क रजिस्टर हो जाता है। ऑपोजिशन स्टेज में अगर कोई अपोज करे तो हियरिंग होती है। ऑपोजिशन डिसमिस हुआ तो रजिस्ट्रेशन मिलता है। ऑपोजिशन अलाउ हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। पोस्ट रजिस्ट्रेशन स्टेज में रजिस्ट्रेशन 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। हर 10 ईयर्स बाद आपको रिन्यू कराना होता है। नेम, एड्रेस, ओनरशिप जैसे चेंजेस बाद में भी अपडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बिजनेस को रियल लीगल पावर देता है। सबसे पहला बेनिफिट एक्सक्लूसिव राइट। जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो आपको उस मार्क को यूज़ करने का एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, सिर्फ उन्हीं गुड्स या सर्विसेज के लिए जिनके लिए आपने रजिस्टर कराया है। मतलब उस कैटेगरी में सिर्फ आप ही लीगली उस नाम या लोगो को यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपने ड्रिप डेक करके एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड चलाया। आपने क्लोथ्स के लिए मार्क रजिस्टर करवा लिया। अब कोई और क्लोथ्स के लिए ड्रिप डेक यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा बेनिफिट, आर सिंबल यूज़ करने का राइट। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने मार्क के साथ आर सिंबल लगा सकते हो। ये सिंबल दुनिया को सिग्नल देता है कि ये ब्रांड लीगली प्रोटेक्टेड है। कस्टमर को भी ट्रस्ट मिलता है और कॉपी करने वाले भी डर जाते हैं। तीसरा बेनिफिट, इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हो। अगर कोई आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कॉपी करे तो आप डायरेक्टली कोर्ट में इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन केस करना मुश्किल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग लीगल प्रूफ देता है कि मार्क आपका है। फोर्थ पॉइंट, कंडीशंस के साथ एक राइट मिलता है। एक्सक्लूसिव राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। कभी कभी रजिस्टर में कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, जैसे सिर्फ एक एरिया में यूज़ या सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए। आपका राइट उन्हीं कंडीशंस के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मार्क सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए लिमिटेड है तो आप साउथ इंडिया में उस राइट को क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्पेशल केसेस में एक्सेप्शन। अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दो या दो से ज़्यादा लोगों के आइडेंटिकल या सिमिलर मार्क्स रजिस्टर हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक्सक्लूसिव राइट क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर लॉ ने किसी रीज़न से दो लोगों को सिमिलर मार्क रजिस्टर करने दिया है तो वो एक दूसरे को रोक नहीं सकते, बस बाकी लोगों के अगेंस्ट अपना राइट यूज़ कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से आपको एक्सक्लूसिव लीगल राइट मिलता है, आर सिंबल यूज़ करने का पावर मिलता है, कोर्ट में इन्फ्रिंजमेंट का केस करने का राइट मिलता है और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है विद सम लीगल लिमिट्स। So with this, we wrap up today's class on trademark registration and its benefits. Now you know how a trademark gets registered and why is it so powerful legally. For CS students, this topic is not just theory, it is pure scoring content in exams. If this video helped you, please like it. It really supports the channel. Subscribe so you don't miss any part of this CS syllabus series. Share this with your CS friends so everyone studies better together. Drop your doubts in the comments. I'll read and reply as much as possible. See you in the next class. Till then, study smart, stay consistent, and trust the process.